नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते टॉप 100 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यह साफ हो गया है कि केजरीवाल ने झूठ बोला है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग की थी उतनी ही जरूरत नहीं थी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ा चढ़ाकर की थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान कमजोर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी की। ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई की वर्ली वाले घर पर छापेमारी की। धर्मांतर के मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर आलम से एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। देश भर के 24 राज्यों में उमर का नेटवर्क फैला होने का दावा किया जा रहा है। लगातार छलांग मारती महंगाई पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा ने अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचाई पर बने डाकघर हिमकिम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पीएम मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने श्रीनगर और दिल्ली के रिश्तों पर 23 महीनों से जमी बर्फ पिघला दी, लेकिन इस रिश्ते में गर्माहट आने में अभी कुछ समय लगेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से देश में मौजूद डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर 3 सवाल किए हैं और ट्विटर पर उन्हें साझा किया है। देश में कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता के बीच महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो सीएनजी जैसे ईंधन के किफायती विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो एक सीएनजी कार खरीदने का यही सही मौका है। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए। इसके 20 से 25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, ये रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जैसी राजनीति की गई उस पर हमने एक रिपोर्ट देखी है। दूसरी लहर में दिल्ली में हाहाकार मच गया था, पर केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर जो राजनीति की उसका पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो गया है। अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पायल पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से विवाद होने के बाद सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी थी। पायल पर सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने और सोसाइटी के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के भी आरोप हैं। चेयरमैन और सोसाइटी के लोगों द्वारा दर्ज शिकायतें हैं। शिकायतों के बाद पायल रोहतगी को अहमदाबाद सैटेलाइट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत में कहा गया है कि 20 जून को सोसाइटी में एक मीटिंग हुई थी। रोहतगी इस मीटिंग की सदस्य नहीं थी। जब चेयरमैन ने उन्हें टोका तो सबके सामने ही चेयरमैन को गालियां देने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ास सोशल मीडिया पर भी निकाली थी, जिसमें एक पोस्ट में उन्होंने अश्लील बातों का उपयोग किया था। इंदौर के 12 साल की सिमी के पास एक ही फेफड़ा है। जन्म से ही उसका एक हाथ नहीं है। जिंदा रहने के लिए वह हर रोज एक एक सांस के लिए लड़ती है।
एक समय उसका ऑक्सीजन लेवल 50 पर पहुंच गया, पर उसने हार नहीं मानी। शहर की सांगी कॉलोनी में रहने वाले इलेक्ट्रिक व्यवसायी अनिल दत्त की सिमी दूसरे नंबर पे की बेटी है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा बताया था, लेकिन 2009 में सिमी का जन्म हुआ तो परिवार में मायूसी छा गई। उसका बायां हाथ नहीं था, रीढ़ की हड्डी फ्यूज थी और किडनी भी अविकसित थी, और फिर 8 साल बाद एक फेफड़ा भी पूरी तरह से सिकुड़ गया था। फेफड़ा सिकुड़ने की वजह से सिमी का ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। उसे हर रोज रात में ऑक्सीजन लगाई जाती थी। जब कोरोना संक्रमण फैला तो माता पिता ने उसका बहुत ध्यान रखा। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम साल भर पहले ही तुलना में 25% बढ़ गए हैं। हालांकि जानकर मान रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अगस्त तक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छे मॉनसून के साथ लॉकडाउन में मिल रही रियायतों का भी फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लीटर रसों पे का तेल 23 जून को 1212 रुपए तक बिका, जो पिछले साल इसी तारीख को अधिकतम 170 रुपए की कीमत पर बिक रहा था। इसके बाद अरहर दाल, चाय, आटे और नमक का नंबर आता है। महंगाई की आग महंगे पेट्रोल, डीजल और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लागत ने लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे, उसके हिसाब से दिल्ली को 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो उन्हें देश में काफी महंगाई चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर दिल्ली में 284 से लेकर 372 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 1876 में भारत को विकराल अकाल ने जकड़ लिया था। ऐसी भुखमारी फैली कि महज 2 साल में ही 50 लाख लोगों का सफाया हो गया। इसके 2 दशक बाद देश को एक बार फिर भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। यह सूखा बुंदेलखंड से शुरू होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बॉम्बे तक बंजर खेत और बदहाल आबादी छोड़ गया। यह सिलसिला बदसरूत चलता रहा। 19वीं सदी के आसपास किसानों को लगने लगा कि अकाल और सूखा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके देवता नाराज हैं। देवताओं के क्रोध को शांत करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की कवायद होने लगी। धीरे धीरे यही प्रथाएं बन गई। बारिश के कहीं मेंढक मेंढकी की शादी करवाई जाती है। हम यह मानसून के लिए देश भर में होने वाली ऐसी ही अनोखी प्रथाओं के बारे में बता रहे हैं। ब्रिटिश और लिस्टेंट विलियम क्रूक के अनुसार 1873 से 74 में गोरखपुर में अकाल पड़ा। इस दौरान कई ऐसे मामले देखने को मिले थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। यहां 7 केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आज SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया की वीकली रिव्यू मीटिंग में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने 2 दिन पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। भारत समुद्र में जल्द अपनी ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। अगले साल तक भारतीय की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना इसे तैयार कर रही है।
इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर का शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जायजा लिया। उन्होंने कहा, इस युद्धपोत की शुरुआत आजादी के 75वीं वर्षगांठ को एक सही मायने में उपहार होगा। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन दावों पर विराम लगाया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। आईसीएमआर के डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने गुरुवार को बताया, यह कहना जल्दबाजी होगा कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से महामारी की तीसरी लहर आएगी। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। महामारी की शुरुआत में यह अल्फा था, बाद में यह डेल्टा हुआ और अब यह डेल्टा प्लस हो गया है। भविष्य में और भी म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है। डॉक्टर सुमित ने कहा, अब तक हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 लक्षणों की पहचान की है। पहला, यह बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, यह फेफड़ों को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु शामिल है। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी इसके 5 केस सामने आए हैं। इसमें से उज्जैन की एक महिला जान गंवा चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला को वैक्सीन नहीं लगनी थी, वहीं उसके पति ने वैक्सीन ली थी, जिसके कारण वह स्वस्थ है। जेएनके की दिल्ली और दिल से दूर कम होने चाहिए। गुरुवार को 8 दलों के 14 नेताओं के साथ 3 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश दिया। पर इस बैठक के तुरंत बाद ही राज्य के 2 बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट हो गया कि बैठक तो दिल्ली में हो गई, पर दिल अभी दूर ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात में दूरियां नहीं मिटती। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में सांस लेना भी मुश्किल है। भारत को पाकिस्तान के साथ दोबारा बात शुरू करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतें प्रधानमंत्री के सामने रखी। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी नाराज है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने दिया हुआ है, ये हमारे डोमिसाइल को सुरक्षित करता है। मैंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 हटाना था तो विधानसभा को बुलाया जाना चाहिए था। चीन के साथ आप बात कर रहे हैं जिसका देश की आवाम के साथ कोई सीधा लेना देना नहीं है। आपने पाकिस्तान से बातचीत की और इसके सीज फायर कम हुआ, इसका हम स्वागत करते हैं। यूएपीए की सख्ती बंद हो, जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। आप रोज कानूनी जारी करते हैं। जमीनें और रोजगार सुरक्षित होने चाहिए, जो भी हमारा 2019 के बाद नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 दल बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में होने वाली हिंसा की सच्चाई जानने पहुंचे डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे इन दलों ने कोलकाता और सिलीगुड़ी में अलग अलग कई इलाकों का दौरा भी किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है। कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मामलों में राज्य सरकार को पहला ही नोटिस जारी कर चुके हैं। पार्टी का मानना है कि उनके पास सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार द्वारा हिंसा को प्रायोजित करने के पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपने संबंधी आदेश 21 जून को वापस लेने से इनकार करते हुए इस बारे में राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के एक समूह पर पारित आदेश को वापस लेने का पश्चिम बंगाल सरकार का आवेदन खारिज कर दिया है। पीठ ने 18 जून को पश्चिम बंगाल राज्य विधायक सेवा प्राधिकरण से सदस्य सचिव और से दखल और की गई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आदेश सुनाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इन घटनाओं से 10 जून दोपहर 12 बजे तक 3243 लोग प्रभावित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठीक 18 माह बाद अपने शहर आ रहे हैं। वह कानपुर में 3 दिन रहेंगे। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे वह प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे।
राष्ट्रपति और राज्यपाल सर्किट हाउस जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री लखनऊ लौट जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद पहली बार 3 दिन के प्रवास पर कानपुर आ रहे हैं। 25 जून को कानपुर आते समय राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन उनके गृह जनपद के जिंजक और रूरा रेलवे स्टेशनों पर 15-15 मिनट रुकेगी। यहां वे कुछ परिवारजनों से और मित्रगणों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह शहर के 50 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव परोंख पहुंचेंगे। यहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 6 बजे तक राष्ट्रपति फिर से कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 28 जून के सुबह 10 बजे विशेष ट्रेन से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2000 से अधिक लोग फर्जी टीकाकरण रैकेट में धोखाधड़ी के शिकार हुए। महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बताया कि 2053 लोगों को फर्जी टीका लगाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को फर्जी टीकाकरण को लेकर जांच संबंधी रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस जीएस कुलकर्णी की अदालत में राज्य सरकार के अधिवक्ता व मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने कोर्ट को बताया। पुलिस 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। ठाकरे ने कोर्ट को बताया करीब 2053 लोग इन फर्जी टीकाकरण शिविरों के शिकार बने। इसमें बोरीवली में 514, वर्सोवा में 365, कांदिवली में 318, लोअर परेल में 307 और मलाड में 30 समेत अन्य लोग शामिल हुए। पुलिस ने अब तक 400 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जांचकर्ता आरोपी चिकित्सक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कांदिवली स्थित हीरानंदी हेरिटेज सोसाइटी में लगे फर्जी टीकाकरण शिविर मामले में एक चिकित्सक भी आरोपी है। हाईकोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा, राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को पीड़ितों में फर्जी टीके की दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच करानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हमें फर्जी शिविरों में टीका लगवाने वालों की चिंता है, उन्हें क्या लगाया गया और उन पर टीके का क्या असर पड़ा। कोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी को निर्देश दिया कि वे इस बारे में अपने जवाब के साथ हलफनामा दाखिल करें। देश के 500 से भी ज्यादा जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 5% से नीचे आ चुकी है। स्थिति यह है कि बीते 44 दिन में 90% तक सक्रियता मामलों में कमी आई है। सरकार जिस GISSID का हवाला देते हुए कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट की जानकारी दे रही है, उसी GISSID के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा हैं। नई दिल्ली स्थित IGIB की शोधार्थी बना बानी जोली का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर देश में काफी चर्चाएं चल रही है, लेकिन डेल्टा प्लस के मामले अभी बहुत कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक 45,000 सैंपल की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन GISSID की वेबसाइट पर 28,150 सैंपल की जानकारी दी गई है। सरकार ने प्रभावित जिलों में इसकी रोकथाम के प्रयास तेज करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यह सभी mRNA वायरस का रूप बदलना स्वाभाविक है। दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को मानसून की पहली बारिश का इंतजार जुलाई तक करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी क्षेत्र में बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं के रुख को देखते हुए लग रहा है कि अगले 1 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब के शेष इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने के आसार नहीं है। जून के आखिरी हफ्ते में हल्की से मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। देश भर में मानसून सीजन के दौरान अब तक 28% अधिक बारिश हुई है। 23 जून तक देश भर में 145.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में 13 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राजधानी में जून के अंत तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है और तब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान के कुछ इलाकों, हरियाणा और पंजाब में जून के अंत तक बारिश होने की संभावना नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा कि 26 जून की दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है।
हाल के दिनों में जिस तरह के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, उसके बाद भारत का मिजाज अब बदला नजर आ रहा है। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारतीय NSA अजीत डोभाल ने इस संगठन के तहत जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। आतंकी फंडिंग करने वाले देशों के खिलाफ SCO के तहत कड़े कदम उठाने की मांग भी रखी। डोभाल ने जिस समय यह मांग रखी उस समय उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ भी बैठे थे। डोभाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत हर तरह की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ है। भारत की मांग है कि सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ शीघ्रता से कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए। डोभाल ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि जैश व लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ SCO के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे SCO की तरफ से उक्त बैठक के बाद जारी बयान में सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ आसपास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने लापरवाही और खतरनाक ढंग से चलाने के मामले में चालान कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी कार और सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार ने अचानक ब्रेक लिया, जिससे उनके पीछे चल रही सुरक्षा गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। कोरोना काल में अपनों को खोने का दर्द भले ही नहीं भूल पाए और उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवक पूर्णिमा पर गुरुवार को तीर्थराज पुष्कर में किया था। पुष्कर के बाजार हो या घाट, हर जगह अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर नहीं आई। गुरुवार को पूर्णिमा थी और ऐसे में श्रद्धालुओं की आवक होना तय था। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम यहां नहीं किए गए। कोरोना काल में मरने वालों की अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए वैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण हरिद्वार जाने वालों की संख्या कम है और ऐसे में लोग पुष्कर ही अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। पुष्कर के घाट ही नहीं बल्कि बाजारों में भीड़ देखी गई। दुकानों व बाजारों में अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां पर भी नहीं देखी गई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के दौरे के बाद अब बीजेपी में बयानबाजी करने वाले वसुंधरा रोज खेमे के नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वसुंधरा राजे खेमे के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को बयानों में उनके आधार पर नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया था। रोहिताश शर्मा को 1 जून को बीजेपी अलवर उत्तर जिला की बैठक के बाद दिए गए बयानों को दादर आधार बनाकर नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के बाद भी रोहिताश शर्मा ने तेवर जस के तस नहीं। रोहिताश शर्मा ने कहा, मेरे जैसे निष्ठावर कार्यकर्ता को नोटिस देना विनाशकाल विपरीत बुद्धि कहा जाएगा। नोटिस में मुझे लगा कि आरोप बेबुनियाद हैं। वसुंधरा राजे के अच्छे कामों की मैंने प्रशंसा की है। अगर वसुंधरा राजे की तरफ से करने की किसी भी चिढ़ हो तो वह हम जरूर करेंगे। मैंने मन को दीनदयाल उपाध्याय बसते हैं। मॉनसून ने इंदौर में सिर्फ दस्तक ही दी है। पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। थोड़ा सा पानी पड़ने से शहर की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। सड़कों पर हो रहे गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पैदल चलना तक दुभर हो गया है। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है। इससे और जिम्मेदार ध्यान नहीं है। भोपाल में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को युवक ने हंगामा कर दिया। युवक ने वैक्सीन लगाने वाली टीम पर ठारी ठंडी से हमला भी किया। इसमें 2 नर्सें बाल बाल बची। युवक ने पटवारी व मेडिकल टीम से अभद्रता की है। मामला ग्राम ओमकारा सेवनिया गांव की नर्मदा कॉलोनी का है। गुरुवार को यहां स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। दोपहर 1 बजे गांव का ही प्रेम सिंह लाठी लेकर आया और हंगामा करने लगा। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई। 21 जून से शुरू हुई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2.70 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। रायपुर में टीकाकरण का अभियान नए रंग में है। छत्तीसगढ़ में पहली बार टीका लगवाने वालों को इनाम देने की तैयारी है। रायपुर के पार्षद अब लोगों के लिए टीका लगवाने के बाद आकर्षक ऑफर लेकर मैदान में उतरे हैं।
तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।